एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपके लिए विज्ञान विषय के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 4 अप्रैल के लिए, यानी कल आपका बोर्ड का एग्जाम है। कब है? 4 अप्रैल, यानी कल आपका बोर्ड का एग्जाम है विज्ञान विषय का। और यदि आप इन प्रश्नों को भी तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं से यहां से भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। और आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी विज्ञान विषय की, जिसमें मैंने विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं। आप उन सभी वीडियोज को देख लीजिएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने करवाया है। आप उन सभी वीडियो को देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है इस वीडियो का, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। जो शुद्ध रुधिर होता है वह शरीर के विभिन्न भागों में किसके माध्यम से पहुंचता है या कौन ले जाता है? पहला विकल्प है शिराएं, दूसरा विकल्प है महाशिरा, तीसरा विकल्प है दाया निलय और चौथा विकल्प है महाधमनी। तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, कौन ले जाती है? उत्तर क्या हो जाएगा? महाधमनी जो होती है वह शुद्ध रुधिर को यानी शुद्ध खून को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक परजीवी पुष्पी पादप का नाम बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अमरबेल। अमरबेल जो होता है वह परजीवी पुष्पी पादप होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? मेंडल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? उत्तर क्या हो जाएगा? मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि यह आसानी से विभिन्न गुण वाले होते हैं और पूरे वर्ष मिल जाते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि यह आसानी से विभिन्न गुण वाले होते हैं और पूरे वर्ष भी मिल जाते हैं। इसलिए मेंडल ने मटर का प्रयोग किया अपने प्रयोग के लिए। और अगला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो समजात और समरूप अंगों के बारे में आपको बताना है उदाहरण सहित। उत्तर क्या हो जाएगा कि वह अंग जो संरचना एवं उद्भव में तो समान हैं लेकिन देखने तथा कार्य में परस्पर भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। वह अंग जो संरचना एवं उद्भव में तो समान होते हैं लेकिन देखने तथा कार्य में क्या होते हैं? परस्पर भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चिड़िया, व्हेल, बिल्ली, घोड़ा आदमी के अग्रपाद रचना एवं उत्पाद में समानता होते हुए भी आकृति एवं कार्यों में भिन्नता है। उदाहरण के लिए चिड़िया, व्हेल, बिल्ली, घोड़ा आदमी के जो अग्रपाद होते हैं इनमें रचना एवं उत्पाद में तो समानता होते हुए भी आकृति एवं कार्यों में क्या होती है? भिन्नता होती है। समरूप अंग क्या हैं? विभिन्न प्राणियों के वह अंग जो संरचना की दृष्टि से तो समान हो लेकिन उनका उद्भव भिन्न अंगों से हुआ हो, ऐसे अंगों को समरूप अंग कहते हैं। विभिन्न प्राणियों के वह अंग जो संरचना की दृष्टि से तो समान होते हैं लेकिन उनका उद्भव भिन्न अंगों से हुआ हो, ऐसे अंगों को समरूप अंग कहते हैं।
हैं। उदाहरण के लिए चमगादड़, काकरोच तथा चिड़िया के पंख कार्य की दृष्टि से समान हैं। कार्य की दृष्टि से तो क्या है, समान हैं, लेकिन उद्भव की दृष्टि से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो यह है अंतर समजात और समरूप अंगों में। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां पर आप देख सकते हैं, किसका दृष्टिकोण सबसे अधिक होता है? उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस का दृष्टिकोण सबसे अधिक होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? पहला विकल्प है उत्तल लेंस, दूसरा विकल्प है अवतल लेंस, तीसरा विकल्प है कोई लेंस नहीं होता है, और चौथा विकल्प है उत्तल तथा अवतल लेंस दोनों होते हैं। तो आपको क्या बताना है कि जो मानव नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस उपस्थित होता है? उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? उत्तल लेंस उपस्थित होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला प्रश्न दो तरीकों से पूछा जा सकता है। यहां पर पहले तरीके का प्रश्न है धारा का मात्रक है, और यदि प्रश्न आ जाता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प कूलाम, दूसरा विकल्प जूल, तीसरा विकल्प है एम्पियर, और चौथा विकल्प है कैलोरी। तो चाहे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए धारा का मात्रक है, या फिर प्रश्न पूछा जाए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, या विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। राइट आंसर है एम्पियर। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्युत धारा नापने के यंत्र का नाम लिखिए। विद्युत धारा नापने के यंत्र का नाम लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा नापने के यंत्र को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? पहला विकल्प है फैराडे ने, दूसरा विकल्प है मैक्सवेल ने, तीसरा विकल्प है फ्लेमिंग ने, और चौथा विकल्प है एम्पियर ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, उत्तर हो जाएगा फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। अगला है प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। दिए गए विकल्पों में से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? पहला विकल्प है मोटर, दूसरा विकल्प है डायनमो, तीसरा विकल्प है चल कुंडली धारा मापी, और तीसरा विकल्प के बाद जो चौथा विकल्प है ट्रांसफार्मर। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? उत्तर क्या हो जाएगा, डायनमो। डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है या बदला जाता है। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है स्वीडन, दूसरा विकल्प है डेनमार्क, तीसरा विकल्प है भारतवर्ष, और चौथा विकल्प है यहां पर आप देख सकते हैं अमेरिका। तो पवनों का देश, यदि प्रश्न आ जाए पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। अगला है प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? दिए गए विकल्पों में से निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? पहला विकल्प है घास, गेहूं तथा आम, दूसरा विकल्प है घास, बकरी तथा मानव, तीसरा विकल्प है बकरी, गाय तथा हाथी, और चौथा विकल्प है घास, मछली तथा बकरी। घास, मछली तथा बकरी। तो निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, उत्तर हो जाएगा
घास, बकरी तथा मानव। उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी तथा मानव। क्योंकि घास को कौन खाता है? बकरी खाती है। और बकरी को कौन खा सकता है? मानव खा सकता है। तो यह एक श्रृंखला चलती है जिसे आप कहते हैं या कहा जाता है आहार श्रृंखला। घास, बकरी तथा मानव। दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर कौन सा है? दूसरा वाला विकल्प सही है। और अगला जो प्रश्न है यह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रश्न है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अपघटक क्या है? अपघटक क्या है आपको बताना है। दो उदाहरण लिखिए, साथ में प्रश्न है, दो उदाहरण भी लिखिए। तो आपको क्या बताना है कि अपघटक क्या है? वह सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों के जीव द्रव्यों को अपघटित कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वह अपघटक कहलाते हैं। वह सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों के सूक्ष्म द्रव्यों को अपघटित कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया, कवक आदि, ये क्या है? ये अपघटक हैं। तो वह सूक्ष्म जीव जो किसी जीव के मृत्यु हो जाने पर जीव द्रव्यों को अपघटित कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करेंगे और साथ ही साथ आप विज्ञान विषय की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उस प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियोज हैं आप उन्हें शेयर करें और उन्हें देखें, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने बताया है उन सभी वीडियोज में। और आपके पास आज का ही समय है, मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और कल आप एग्जाम देने जाएंगे और आप अच्छा स्कोर भी करके आएंगे। जय हिंद।